Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर। एनईडी टेस्ट के हवाले से हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज का टॉपिक है। लास्ट 25 ईयर्स में एनईडी टेस्ट में जो सवालात पूछे गए हैं इस चैप्टर से मुतालिक उनका कलेक्शन और उनका सलूशन हम कराते हैं। अब बेटा यहाँ पर आप देखें, पहला सवाल ये पूछा गया है, अ प्रोटॉन ऑफ मास m with velocity v moves parallel to the magnetic field then force experienced by the proton। जब कुछ चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से इंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स को आप इस फार्मूले से क्यू वी बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है चार्ज पार्टिकल हो, किसी वेलोसिटी से इंटर किया जा रहा हो और उसका कुछ एंगल हो। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया गया तो उस पर लगने वाली फोर्स बताइए। लफ्ज़ है पैरेलल। क्या मतलब, हम एक सोलेनॉइडल अगर हम ले लें, सोलेनॉइडल के जो है वो इंटरनल फेस पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है बी है। अगर हम इस फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल को इंटर करें जो बी के साथ क्या हो बताइए, पैरेलल हो। पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ ये पैरेलल हो तो एंगल यहाँ बनेगा 0 के बराबर, और एंगल 0 है तो बेटा साइन थीटा मतलब साइन 0 के बराबर होता है। तो साइन 0 रिप्लेस करेंगे तो फोर्स कितनी होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो जब भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी को भी अगर जो है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है उसकी 0 हो जाएगी। फोर्स की क्योंकि इसको वेलोसिटी है इसके अंदर कुछ ना कुछ, तो यह अलोंग द स्ट्रेट लाइन इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। फिर देखें, द चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है। इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट परपेंडिकुलर। इनिशियल वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर ना हो, मतलब चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, फ़र्ज़ करें मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड पेज के इनसाइड है, इनकी तरफ जा रही, नीचे की तरफ जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नॉर्थ पोल से मूव करती हुई नीचे की तरफ जो है मूव कर रही है। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ मौजूद है, वो चार्ज पार्टिकल, इसको हमने दो तरह से हम इंटर कर सकते हैं। इस चार्ज पार्टिकल को एक तरीका तो ये है कि पैरेलल हमने फेंका तो उस वक्त जो है उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और अगर हम उसको परपेंडिकुलर तौर पे फेंका जो है वो यहाँ पे थ्रो किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सही, और फोर्स जो है इस तरह अप्लाई की जा रही है, तो अब पार्टिकल पर, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स जो है वो कैसी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी और चार्ज पार्टिकल जो है अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास पार्टिकल है, उसको किसी एंगल के साथ जो है वो थ्रो किया जाए, किसी एंगल के साथ थ्रो किया जाए, अब चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब वो चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह हेलिकल पार्ट में जो है वो मूव कर जाएगा। यहाँ ये सर्कुलर पार्ट में मूव करेगा। कब, जब हम परपेंडिकुलर तौर पर जो है फेंकेंगे, और नॉट परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर ना हो तब वो हेलिक्स पार्ट में जो मूव करेगा। तो चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट परपेंडिकुलर,
नॉट परपेंडिकुलर है तो वो हेलिक्स शेप की मदद से जो है मूव करता रहेगा, और जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है उसका ये वाला पाथ जारी रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा वो दोबारा अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मूव करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखें, इफ़ अ चार्ज ई इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मास एम विद वेलोसिटी वी, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो इस पर एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, एक फोर्स चार्ज की फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा। चूँकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 90 साइन थीटा 1 क्यू वी बी हो जाएगा। ये फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा क्यू वी बी। तो बेटा यहाँ पर एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये क्यू बी एम वी अपॉन आर पढ़ा जाएगा और b की वैल्यू q यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी एम वी, है ना, एम वी और क्यू आर। ये q का मतलब चार्ज पार्टिकल है, यहाँ चार्ज पार्टिकल को e कहा, q की जगह e रिप्लेस करेंगे, एम वी ई आर, एम वी ई आर, एम वी और सॉरी ये जो है वो आर हो जाएगा तो ये बी पढ़ा जाएगा, एम वी ई बी, एम वी ई बी, ये जो है वो इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा, ये सारे कलेक्शन एनईडी के पेपर के हैं। मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। वो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगती है, कोई वर्क डन नहीं करती, वर्क डन ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने वाली फोर्स एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और एंगल 90 डिग्री हो फोर्स और रेडियस में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन ज़ीरो के बराबर होगा। वर्क डन ज़ीरो है तो किसी किस्म की एनर्जी गेन नहीं करेगा। क्या होगा? सेम काइनेटिक एनर्जी वो मूव करना शुरू कर देगा। पार्टिकल मूविंग पर रहो, पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, बट उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट परफॉर्म्स ज़ीरो वर्क डन। ठीक है बेटा। अब आइए बना चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ पॉसिबल। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है तो वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन भी मूव कर सकता है, अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ भी मूव करेगा, हेलिक्सिकल पाथ भी मूव करेगा। अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन कब मूव करेगा? जब चार्ज पार्टिकल पर कोई चार्ज ना हो या वो पैरेलल हो। सर्कुलर पाथ में कब करेगा? जब वो 90 डिग्री। हेलिक्सिकल पार्ट में जब वो 90 डिग्री ना हो। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑल में आप शुमार करेंगे। अब आइए यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी अप्लाई होगी? इलेक्ट्रॉन का फोर्स अप्लाई होगी क्यू वी बी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, माइनस ई क्यू क्रॉस, ये क्यू हो गया और ये वी क्रॉस बी। और फोर्स एक्टिंग ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज ज़ीरो के बराबर होता है तो चार्ज की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, फोर्स अप्लाई होगी ज़ीरो। अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब हुआ हमारे पास ये 2 4, उस पर जो है वो चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है तो इस पर लगने वाली फोर्स 2E क्यू क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज है, हीलियम पे जो है 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उसके लिए हम 2E का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए कैथोड रेस। कैथोड रेस का मतलब हो गया निगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आर डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड यकीनन चार्ज पार्टिकल है
उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अप्लाई होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज हैं, मूव कर रही हैं और मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स में अगर आ जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होती है। स्टेशनरी मैग्नेट्स भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, किसी वेलोसिटी के साथ रेस पास होंगी, तो वो उस पर भी जो है वो डिफ्लेक्शन को मुजाहरा होगा। ये बहुत रेयर होता है लेकिन मौजूद है। जे थॉमसन में एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि मैग्नेट्स की मदद से डिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। तो दो साइंसदानों के नाम आते हैं, फैराडेज और लेंसिस। लेंसिस के लिए हम सिर्फ डायरेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो लेंसिस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो कि इसका कॉज क्या है तो लेंसिस लॉ अप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक जो है फैराडे ने जो है वो पेश किया। ये अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग थोड़ा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर विद सेम मोमेंटम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच विल डिफ्लेक्ट मोर। कौन सा डिफ्लेक्ट होगा? सेम मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होगी तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये प्रोडक्ट बराबर होंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। हम जानते हैं वेलोसिटी का फोर्स का फार्मूला Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B, QVB साइन थीटा। परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है, मास पे डिपेंड नहीं करता फोर्स। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मोर वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी ज़्यादा है, मोर फोर्स, उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब है मोर डिफ्लेक्शन, उस पर डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर डिफ्लेक्शन जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर देखें इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। आप अगर नेट पे देखें तो ये गॉस मीटर उसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की नंबर ऑफ लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास हो रही हों। ये मैग्नेटिक फोर्स हैं, ये किसी यूनिट एरिया से पास हो रही हों तो फिज़िक्स में कहते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे हम इसी से मुतालिक क्वेश्चंस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये असल में डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डेल्टा ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डेल्टा ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? डॉट को हटा देंगे, डेल्टा ए कॉस थीटा पढ़ा जाता है, और अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो कॉस 0 1 हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हासिल होगा व्हेन एंगल बिटवीन थीटा 0 डिग्री, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, यानी ये वाला केस हो जाएगा। ये बी की डायरेक्शन है, यहाँ हमने कोई स्पेस एरिया रखा है, उस एरिया की डायरेक्शन जो है वो बी की डायरेक्शन के बराबर आ रही है। तो उस सूरत में मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास होंगी। मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी, इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा यूनिट जो है इसकी यूनिट टेस्ला होती है और इसको जो है वो 10⁴ गॉस भी कहा जाता है। 1 टेस्ला इसके बराबर है, 10⁴ के बराबर। ठीक है, इसके अलावा टेस्ला की यूनिट, इसके अलावा बी की यूनिट जो है वो हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है।
इसके अलावा बी की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर एम्पियर के बराबर भी है। तो 3 यूनिट याद रखिएगा। एसआई यूनिट कहा जाए तो आप टेस्ला लिखेंगे। 1 टेस्ला इज़ डिफाइंड एज न्यूटन एम्पियर पर मीटर। ये एक फार्मूला है हमारे पास बिल साइन थीटा का, कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो और करंट पास हो रहा हो तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी जिसकी वैल्यू ये है। अगर साइन थीटा थोड़ी देर हटा दें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये जो है हमारे पास F अपॉन IL बी आ जाएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पियर, लेंथ मीटर। तो 1 टेस्ला जो है वो न्यूटन मीटर एम्पियर के बराबर होता है। आइए यहाँ पे बेटा इसके बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक इज़ ग्रेटर। एक मैग्नेट आप ले लें, चाहे सोलिनॉइड हो, मैग्नेट ले लें, आम बार मैग्नेट ले लें, तो उसके पोल पर आपने ऑब्ज़र्व किया मैक्सिमम ग्रेटर मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है और बाकी जो है कम होती है। मैट्रिक का सवाल है। विच वन इज़ नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी बताया मैंने यूनिट क्या है, टेस्ला वेबर ये यूनिट है। टेस्ला इसकी यूनिट है, वेबर मीटर स्क्वायर यूनिट है। एक को ऊपर लेके जाएं पर मीटर के साथ, तो ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा, अब तक तो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें दो चीज़ें कवर की। नंबर 1 हमने जो है वो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो तो उस पर क्या गुज़रती है वो हमने डिस्कस किया, और बी डॉट डेल्टा ए मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की हम आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ रही होती हैं या डिक्रीज़ कर रही होती हैं। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो लूप में इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होती है, और वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो करंट का बायस बनती है, जिसे इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। इंड्यूस करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या नन। तो यकीन ये दोनों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर भी अप्लाई करता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी जो है वो अप्लाई करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। ये एक्सप्लेन किया लेंज़ेस लॉ ने। इसकी थ्योरी हम जो है वो इससे एक पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड की गई, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेंज़ेस लॉ इज़ अकॉर्डिंग टू द, ये एनर्जी का कंजर्वेशन है कि जो हमने बचपन से पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेंज़ेस लॉ प्रोवाइड्स करता है रिलेशन। लेंज़ेस लॉ जो हमारे पास है वो इंड्यूस ईएमएफ माइनस साइन के साथ, फैराडेस लॉ को माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करने का सहरा जो है वो लेंज़ेस का है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ कितना क्रिएट होगा और उसमें रेट चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, उसके दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है लेंज़ेस लॉ। अब डेट शोज द चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, ये सब का सहरा जो है फैराडेस के सर है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल मेजर सेल्फ इंडक्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रैक्टिकल है। जब घर में स्विच लगाते हैं हम और फिर स्विच को निकाला जाता है तो बहुत मामूली देर के लिए स्विच निकल गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा होता है, उतना ही करंट फ्लो कर रहा होता है। 220 वोल्ट पर जितना एम्पियर करंट पास हो रहा था स्विच से निकालने के बाद भी वो उतना ही करंट, या स्विच ऑफ करने के बाद भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, जिसे बैक ईएमएफ का नाम देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। और ये बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, आप सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी ख्वाहिश हो, उसमें एक इनर्शिया डेवलप हो जाएगा,
कि करंट फ्लो करता रहे। जो आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उस सर्किट का इनर्शिया ख़ुद करंट को जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। ये बहुत मामूली टाइम के लिए होता है, बहुत सेकंडों से भी कम टाइमिंग में होता है। तो ये बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, ये इस इनर्शिया को इलेक्ट्रिक इनर्शिया का नाम देते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस का बायस बनता है। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस डेवलप किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट किया जा सकता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स यूजिंग स्ट्रॉन्गर बी बाय मूविंग लूप फास्टर। इन तमाम चीज़ों से जो है वो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास है, फेराडेस ने पेश किया, n टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स n मुझे मालूम करना है और चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है 40 वेबर पर मीटर। ये 40 आ गया, पर मिनट का मतलब है इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट्स का मतलब 60 सेकंड्स हो जाएंगे। ईएमएफ जो है वो 20 है, सही, ईएमएफ जो है वो 20 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 4 5 जा और ये n आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 6 5 जा 30। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो 30 के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। कहा जाए प्रैक्टिकल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। किसी एक वायर में आप चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट करें, दूसरे कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसमें हम इस दूसरे कॉइल में जो किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उस करंट को इंड्यूस करंट का नाम देंगे और उसका जो सबब होगा वो इंड्यूस ईएमएफ होगा। इस पूरे प्रोसेस को कि एक वायर में करंट का चेंज दूसरे वायर में करंट क्रिएट करने का बायस बने, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। और ट्रांसफार्मर जो हमारे हर इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविज़न एलईडी हो, सही, और छोटे मोटे रेडियो सर्किट्स वगैरह जो हों, उन तमाम जगह बग़ैर ट्रांसफार्मर के कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो इवन बल्ब वगैरह में भी वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो है ट्रांसफार्मर है, जिसमें हम एक जगह पर करंट को प्रोड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं और दूसरी जगह जो है वो करंट की वैल्यू कम ज़्यादा की जा सकती है। इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉइल इज़ डबल, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी बाय फेराडेस लॉ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इंडक्टेंस जो है नंबर ऑफ़ टर्न के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर डबल कर दिया जाए तो इंडक्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद देखें इंडक्टेंस की यूनिट जो दी है, मतलब एल की यूनिट हम इसे हेनरी में मेजर करते हैं। एल की यूनिट जो है हेनरी होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करें, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा आगे वाला है, खैर आसान है ये। Then when north pole of bar magnet approaches the face of the closed coil, the face becomes dead। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वैन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट अप्रोचेस, ये अप्रोच कर रहा है द फेस ऑफ द क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, इसकी जानिब अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या होगी बताइए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अप्रोच कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है यानी फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। पहले कम था, अप्रोच कर रहा है, जैसे आगे बढ़ता रहेगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी,
फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ क्या डेवलप होगा बताइए, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट का बाइस बनेगा। अब उस करंट की डायरेक्शन बतानी है कि वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बेटा बात समझ आ रही है? जब बार मैग्नेट किसी लूप के बढ़ रहा हो तो लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, डेल्टा फाई चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फैराडेज लॉ के मुताबिक उसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर करंट का बाइस बनेगा। उस करंट की डायरेक्शन बतानी है। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये बात याद रखनी है, हम आगे बताएंगे भी आपको। नॉर्थ पोल जब भी सामने जाएगा तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल ही बनेगा। नॉर्थ पोल जब भी जो है अप्रोच कर रहा होता है, सामने भी नॉर्थ पोल बन रहा होता है, मतलब इसको बुरा लगेगा, ये इसकी मुखालफत में जाएगा। तो व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट अप्रोच टू फेस ऑफ द क्लोज लूप द फेस बिकम्स, ये फेस जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नॉर्थ पोल जब अप्रोच करेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल अप्रोच करेगा तो साउथ पोल बनेगा। अपोजिट कर लें, नॉर्थ ये बैक डायरेक्शन में जा रहा हो, रिटर्न हो रहा हो तो ये साउथ पोल बन जाएगा, बैक साइड में जा रहा हो तो साउथ पोल। लेकिन जब दो चीज़ें क्लोज़ हो रही हों, जब ये क्लोज़ हो रहा हो, बार मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और डायरेक्शन जो है वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करेगा। करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ लूप ऑफ अ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। करंट प्रोड्यूस होता है मूविंग अ लूप, ये बार मैग्नेट को उसकी तरफ लेकर आएँ या लूप को उसकी तरफ लेकर आएँ, उस वक्त जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा करंट कहलाता है बताइए, इंड्यूस करंट कहलाता है। उसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगी वो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी। दो किस्म के ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप हम उस वक्त कहेंगे जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल की तादाद ज़्यादा हो प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। सेकेंडरी कॉइल की तादाद ज़्यादा हो प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में तो स्टेप अप, और अगर ये कम हो जाए तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है बात। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ट्रांसफार्मर वर्क करता है कनेक्शन ऑफ। याद है ट्रांसफार्मर सिर्फ़ और सिर्फ एसी पर काम कर रहा होता है। एसी करंट आएगा और एसी करंट जो है वो उसमें इस्टब्लिश होगा और एसी करंट के लिहाज से जो है वो आगे एसी करंट इनपुट है, एसी करंट आउटपुट है। तो ट्रांसफार्मर मेक पॉसिबल कनेक्शन ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट से। एसी वोल्टेज को वो एसी वोल्टेज में ट्रांसफ़र करेगा। डीसी पर कभी काम नहीं करता, डीसी नेवर वर्क। ट्रांसफार्मर में डीसी करंट जो है वो कभी वर्क नहीं करता इन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास है, कॉइल के लिहाज से हमें पता है यहाँ एनपी ज़्यादा तादाद में होगी, यहाँ एनएस कम तादाद में होगा। याद रखें इस स्टेप अप स्टेप डाउन का ताल्लुक जो है वो करंट से, नंबर ऑफ़ टर्न से भी है और करंट से भी है। स्टेप डाउन का मतलब ये होगा, ये जो हमारे पास एनएस स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न कम होंगे और प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। करंट रिवर्स होगा, करंट जो है इसके मुकाबले में रिवर्स होगा। सेकेंडरी कॉइल का करंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, सेकेंडरी कॉइल का करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी या प्राइम लिखा हुआ आई एस ए तो नहीं होगा, प्राइमरी कॉइल ये वाला प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है,
अब एक न्यूमेरिकल हम करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? जिसमें हम नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल कम होते हैं, नंबर ऑफ़ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होते हैं। ये हमारी एनर्जी को जो है वो पावर को रिड्यूस कर देता है। पावर तो आइडियल ट्रांसफार्मर पावर सेम होती है, करंट जो है उस करंट की प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का करंट जो है वो बढ़ा देता है। ठीक। अब आइए यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रिड्यूस वोल्टेज 110 वोल्टेज। स्टेप डाउन इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यही हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। मेन पावर से बहुत हाई वोल्टेज आता है और हम अपने घरों में इसको 220 वोल्ट पर इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट पावर जो है 12.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ़िशियंसी 95% है। नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी कॉइल 1000 है। नंबर ऑफ़ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल हमें मालूम करना है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि जब इफ़िशियंसी की बात की जाए तो इफ़िशियंसी का फार्मूला है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 95% है। 95 आउटपुट पावर हमें दी हुई है जो है 12.5 किलोवाट। इनपुट पावर मुझे मालूम करनी है। ठीक है, आउटपुट पावर जो है 95%, इनपुट पावर मुझे मालूम करनी है और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये इनपुट पावर 12.5 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जवाब जो है इनपुट पावर आप कैलकुलेट करेंगे 13.15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है आउटपुट के मुकाबले में, तो आउटपुट 12.5 है, इनपुट 13.15 है, बहुत बेस्ट है। 95% इसकी इफ़िशियंसी है। अब कहा जा रहा है इनपुट पावर। इनपुट पावर तो हमने बता दी इसमें। अब इसमें कहा जा रहा है आपने क्या बताना है? इनपुट पावर हो गई है और नंबर ऑफ़ टर्न्स भी बताने। एन एस की वैल्यू आपको बतानी है। नंबर ऑफ़ पी नंबर ऑफ़ टर्न्स बराबर हैं, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन मौजूद है। एन एस और एन पी ये एग्जैक्टली वी एस और वी पी के इक्विवेलेंट होता है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है कि नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा हों तो सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल इनका रेशो वोल्टेज के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ देखें एन एस आपको मालूम करना है। एन पी 1000 के बराबर है। वी एस सेकेंडरी कॉइल का 220 है हमारे पास, और जो है वो वी पी 1100 है। तो एन एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैलकुलेटर हमें चाहिए होगा। तो ये बेटा ये मल्टीप्लाई कर दें 220 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1100, तो आपके पास नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल 200 आ जाएंगे। चूँकि स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी कॉइल के जो है नंबर ऑफ़ टर्न भी कम होंगे। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज कम, सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स कम, बट करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो रेशो है एन एस एन पी, करंट के लिहाज से जो रेशो बनेगा वो एन एस कॉरस्पॉन्डिंग एस नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा आई पी का। ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। इसको वी एस वी पी, तो इन दोनों में रिलेशन तो सेम होता है, बट इन दोनों में रिलेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है कोई भी रेशो इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें वी एस वाला ले लेते हैं। वी एस वी पी आई पी
और IS। इस रिलेशन के तहत आप जो है वो कैलकुलेशन अपनी जो है कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कहा जा रहा है VP गिवन है, VS गिवन है, आप इफ़िशेंसी मालूम करनी है, आउटपुट पावर, इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, पावर का मतलब वेलोसिटी और I का प्रोडक्ट, वेलोसिटी और I का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम जो है वो आउटपुट की बात करेंगे और ये इनपुट की बात की जाएगी। तो ये बताइए आउटपुट का मतलब सेकेंडरी, V सेकेंडरी कितना है 20, I सेकेंडरी कितना है 3, इनपुट का मतलब प्राइमरी, VP का मतलब हो गया 100 और IP का मतलब क्या हो गया बताइए 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इफ़िशेंसी हमें मिल जाएगी। इसको आप अगर डिवाइड कर दें 100 से 100 कैंसिल हो गया और 2 10 और 10 3 30%। तो बहुत अच्छा जो है ट्रांसफार्मर नहीं है। कहा जा रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहन बनाइए, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि बहुत हैवी वोल्टेज हमारे जो है वो ग्रिड स्टेशन से आ रहा है, हमें चाहिए कम वोल्टेज चाहिए। ट्रांसफार्मर है हैविंग टर्न्स 4:1, तो 4:1 NP NS इनका रेशो जो है 4:1 है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। उसी कॉइल को हम क्या कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से ये डाउन का मतलब है ये डाउन हो जाएगा, सही। अ सेल ऑफ 4 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में सेल अप्लाई किया 4 वोल्ट का। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा हमने बताया आपको कि हमारे पास जो फार्मूला है NS NP इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये VS VP कॉरस्पॉन्डिंग होता है। NP अपॉन 4/1 तो ये 1/4 हो जाएगा। और सेल ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल का वोल्टेज है, प्राइमरी सेल का वोल्टेज 4 के बराबर है और ये VS रहेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। स्टेप डाउन है, पोटेंशियल कम हासिल होगा। प्राइमरी कॉइल में 4 वोल्ट है, सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये कहा जा रहा है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो B डेवलप होता है वो क्यों डेवलप होता है, और E जो है वो डेवलप होता है हमारे पास एक रेस्ट चार्ज से। रेस्ट चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। चार्ज रेस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। और चार्ज इन मोशन, मोशन अगर चार्ज मूव कर रहे हों तो उसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये करंट हमारे पास है, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, चार्ज मोशन में होते हैं, तभी वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने का सोर्स जो है वो क्या है, चार्ज इन मोशन। मोशन चार्ज में हो तभी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। EV यूनिट है एनर्जी की, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। डैश डिस्कवर लॉ ऑफ इंडक्शन का ताल्लुक जो है सारा काम मैक्सिमम फेराडेज और लेंसिस ने किया। तो फेराडेज डिस्कवर करता है मैग्नेटिक इंडक्शन को। मैग्नेटिज्म डिपेंड्स परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है।
और वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक नेचर की होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जो है ड्यू टू अ करंट कंडक्टर में, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के साथ नहीं है, थिकनेस के साथ नहीं है, डिस्टेंस के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड, और उसकी नेचर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, करंट, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, बहुत सारे सर्कल्स जो है वो डेवलप होते हैं यहाँ पर, और उन तमाम का सेंटर सेम होता है तो कॉन्सेंट्रिक नेचर की होती हैं। व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कंडक्टर हमारे पास है, इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो तो ऊपर की तरफ करंट डायरेक्शन में है तो थंब जो है वो इंडिकेट करता है करंट को, और हमारी फिंगर्स जो है वो फिंगर्स का रोटेशन, फिंगर्स का सर्कुलेशन, फिंगर्स का कर्व जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरह की डायरेक्शन हो जाएंगी, और ये डायरेक्शन कैसी है बताइए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। द कन्वेंशनल करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यह हमारे पास करंट कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम थंब को इंडिकेट करा लें, ये थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को, डायरेक्शन, और ये इस तरह होता, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो मैंने थंब को इस डायरेक्शन में ले लिया, अब ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, आई एल क्रॉस बी, और इसको हटा देंगे तो एफ बिल साइन थीटा बन जाएगा। अगर इस एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो एफ अपॉन एल बी आई साइन थीटा, इस एक्सप्रेशन को क्या पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स है, लेंथ से डिवाइड कर देंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फार्मूला जो है वो करंट कंडक्टर में बी आई साइन थीटा के बराबर होता है, और अगर मैक्सिमम होगा तो बी आई के बराबर हो जाएगा। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ वायर हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू, इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना है। एक वायर ले लें जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर जो है वो एक ट्रेल हमने बनाई और उस ट्रेल को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने जो है वो क्या रखा, एक वायर रखा, उस वायर की लेंथ किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है, सिर्फ उस वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये वायर मूव करेगा वेलोसिटी के साथ 22 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा। 20 का मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, उसको मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। अब वो बराबर है वी एल साइन थीटा के, वी बी एल साइन थीटा के बराबर, ये ईएमएफ मालूम करने का फार्मूला है। परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 1, वेलोसिटी की जगह बेटा आप लिखेंगे 2, बी की वैल्यू 1 10⁻⁻4 लिख देंगे, और लेंथ जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 वोल्ट के बराबर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक, अब कहा जा रहा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंट्रोल जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट,
आप देखेंगे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है और उसे कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से भी, मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कंट्रोल किया जाता है, डेवलप किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग फिक्स बार, बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। और उसकी मदद से जो है वो एक रे, इलेक्ट्रॉन की रे जो है वो उसकी मूवमेंट कराई जाती है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोटॉन इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अच्छा, डायरेक्टली डाउन देन फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन इंसिड। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डाउन, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली डाउन है। ये नीचे की तरफ जो है डायरेक्टली डाउन है। पढ़ने के लिए हम बात करते हैं, ऊपर नॉर्थ कहते हैं, नीचे ईस्ट कहते हैं, ये वेस्ट कहते हैं, ये साउथ कहते हैं। जब भी पेपर स्टडी की जाए तब हम ये बात करते हैं। प्रोटॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसको जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो ये पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये वेस्ट डायरेक्शन में जो है इसको थ्रो किया गया, वेस्ट डायरेक्शन में थ्रो किया गया। अब ये जब यहाँ जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ की तरफ, या ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम। अब आपने बताना है जवाब, या तो इसका नॉर्थ हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में साउथ। तो हम राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड का मतलब है ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जा रही है उसी डायरेक्शन में आपने थंब रख लिया, और आपकी फिंगर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नीचे की तरफ है नीचे, ऊपर की तरफ होता तो ऊपर की तरफ आ रहा होता, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो थंब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारी फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब पाम, ये मेरा पाम नीचे की तरफ है, इस पाम पर फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होगी और वो यहाँ अप्लाई होगी। और ये वाली डायरेक्शन यहाँ से देखें कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो प्रोटॉन इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्टली डाउन है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कहाँ एक्ट करेगा बताइए, साउथ डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होती तो इलेक्ट्रॉन हमारे राइट हैंड पाम रूल को फॉलो नहीं करता। क्या मतलब, ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये प्रोटॉन है तो ये इसको फॉलो करेगा, और इलेक्ट्रॉन हो तो उसके अगेंस्ट जाएगा, ये इस अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आएगा, साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, नॉर्थ हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा हमने कोशिश की, पिछले पास्ट 25 ईयर्स का कलेक्शन किया, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर के वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिए। 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहनत करें। इसके अलावा भी आप जो है इसके कुछ क्वेश्चन सोलेनॉइड टोरॉइड के कर लीजिएगा, और जनरेटर के टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर आपका क्लोज़ हो जाएगा। उम्मीद है आप अच्छे नंबर से पास हों, मैक्सिमम मार्क्स फिज़िक्स मैथ्स में हासिल करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।